नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और वैकल्पिक प्रश्नों की इस सीरीज में आज हमारी यह तीसरी कक्षा है। पिछली कक्षा में हमने वर्णमाला से संबंधित प्रश्न देखे और प्रश्नों की प्रकृति क्या होनी चाहिए ये हमने उसमें देखा। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वह है शब्द विचार, अर्थात शब्दों को जब हम भेद पढ़ते हैं, ठीक है, तो शब्द भेद या पदों का वर्गीकरण हम कहें तो उन्हें अलग अलग आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे यदि मैं रचना के आधार पर बात करूं तो 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फिर हम इतिहास के आधार पर अगर मैं बात करूं या स्रोत के आधार पर, तो इतिहास के आधार पर हमारे पास तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। 4 प्रकार के शब्द होते हैं। प्रयोग के आधार पर यदि मैं बात करूं तो प्रयोग के आधार पर एक विकारी और दूसरे अविकारी शब्द होते हैं। विकारी अर्थात जिनमें परिवर्तन हो। कैसा परिवर्तन? लिंग, वचन और काल का रूपी परिवर्तन देखने को मिलता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? विकारी शब्द। जैसे संज्ञा शब्द के लिंग वचन हम बदल सकते हैं, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया में हम लिंग वचन के साथ साथ काल का भी परिवर्तन देखते हैं, तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं भाषा में जिन शब्दों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे संबंध बोधक की अगर मैं बात करूं, समुच्चय बोधक की बात करें, क्रिया विशेषण की बात करें, विस्मयादि बोधक की बात करें, ऐसे जो शब्द होते हैं इनमें लिंग वचन और काल का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। ये सदैव एक से प्रयुक्त में लाए जाते हैं। फिर आ जाते हैं हम अर्थ के आधार पर। तो प्रयोग के बाद हम अर्थ के आधार पर बात करें तो हमारे पास में एक सार्थक शब्द होते हैं और दूसरे निरर्थक शब्द होते हैं। निरर्थक जैसे खाना वाना हम बोल देते हैं, तो खाना तो सार्थक शब्द है लेकिन वाना का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उसके साथ में हम प्रयोग कर लेते हैं। तो कई बार भाषा में हम निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं जिसके कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलते। लेकिन सार्थक शब्दों में अगर मैं कहूं तो अर्थ के दृष्टिकोण से पर्यायवाची शब्द होते हैं। अर्थात पर्याय मतलब उनके समान रूप एक से अर्थ देने वाले शब्द, तो उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। ऐसे ही विलोम शब्द होते हैं जो विपरीत शब्द का बोध कराए, अर्थात कोई शब्द है, उस शब्द का जो अर्थ निकल रहा है उसके विपरीत दूसरा शब्द क्या होगा। जैसे लाभ का उल्टा हानि, तो उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। फिर एकार्थी शब्द होते हैं, मतलब जिनके केवल एक अर्थ निकलते हैं, ना वो पर्याय होते हैं उनके और ना ही अनेक अर्थ निकलते हैं। फिर एक अनेकार्थी शब्द होता है, जैसे मैंने कहा एक शब्द है द्विज। अब द्विज का अर्थ क्या है भाई? तो द्विज के बहुत सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं। जैसे द्विज का शाब्दिक अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला। द्विज का अर्थ पक्षी भी होता है, क्योंकि ऐसा लिखा गया है या हम तथाकथित पुराने धर्म ग्रंथों से उनसे पढ़ते आए हैं कि पक्षी योनि में जो जन्म लेता है वो दोबारा जन्म लेता है, तो इसलिए पक्षी को भी द्विज कहा जाता है। ब्राह्मण योनि में जो जन्म लेता है वह भी 2 बार जन्म लेता है। उसी प्रकार से हमारे दांत हैं, एक बार टूट जाते हैं फिर दोबारा जन्म लेते हैं, तो दांत को भी हम द्विज कहते हैं। तो इसका अर्थ द्विज। तो यह एक क्या है? अनेकार्थी शब्द है। उसी प्रकार से हमारे पास में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आते हैं, जैसे कभी ना मरने वाला अमर, कभी बूढ़ा ना होने वाला अजर, है ना, जिसे जरा प्राप्त ना हो, ऐसे शब्द होते हैं। तो अर्थ के दृष्टिकोण से, तो आज हम शब्द विचार में इसी अर्थ के दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि कितने प्रकार के शब्द होते हैं और किस तरीके से हम इन्हें पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। खासकर वनडे एग्जाम की अगर मैं बात करूं, जहां पर हिंदी 20 से 25 नंबर की आनी है, 10 नंबर की आनी है, तो वहां पर सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि शब्दकोश से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो आज हम अनेक अर्थियों के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब प्रश्न देखेंगे कि इनमें से कौन सा। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है कौशल। अब कौशल एक अनेकार्थी शब्द है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि अनेकार्थी शब्द में कौशल का क्या क्या अर्थ होता है। कौशल तो लिखा है सपेरा, विश्वामित्र, नेवला और शिव। तो देखिए कौशल, विश्वामित्र कौन थे? ऋषि कौशिक के पुत्र थे, है ना, इसलिए विश्वामित्र को क्या कहा जाता है? कौशल कहा जाता है। ठीक। फिर आता है सपेरा। ठीक। तो सपेरा का अर्थ भी होता है, सांप के संदर्भ में भी कई जगह कौशल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सॉरी कौशल लिखा है, कौशिक होगा ये, कौशिक। ठीक। दूसरा है क्या है? नेवला। तो अर्थात ये तीनों अर्थ क्या हैं? कौशल के, कौशिक के क्या हैं?
पर्यायवाची कहलाएंगे, लेकिन शिव इसका अर्थ नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। कौशिक लिखा है, इसको एक बार ठीक कर लें। कौशिक होगा, ये क्या होगा? कौशिक, ऋषि कौशिक के, क्योंकि सुपुत्र थे विश्वामित्र। तो सपेरा भी इसका अर्थ है, ठीक है, नेबला है, विश्वामित्र है, लेकिन शिव का अर्थ, शिव इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं, क्या लिखा है? छादन। छादन का अर्थ क्या होता है? छादन मतलब आच्छादित करना, तो आच्छादन होता है। छंद के संदर्भ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि छंद जो है आवृत करते हैं। छंद का अर्थ ही होता है, जो मृत्यु के भय से, जब आप उपनिषद पढ़ेंगे तो उपनिषद में सबसे पहले वेदों का एक अंग होता है छंद। तो उसमें जब हम पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि छंद शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह आच्छादित से हुई है। मतलब आच्छादित करना मतलब आवृत करना, तो आच्छादन भी इस अर्थ होगा। ठीक है, ढकना भी इसका अर्थ होगा, छत्र भी इसका अर्थ होगा। ठीक है, और अपसर्ग इसका अर्थ नहीं होगा। ठीक, यहां तक याद रखिएगा। अगला हमारे पास में है कौन सा? टीका। अब टीका का अर्थ क्या होता है? तिलक जो हम लगाते हैं। टीका से तात्पर्य क्या है? तिलक। आप तिलक का प्रयोग करते हैं तो तिलक, टीका लगाते हैं। उसी प्रकार से किसी विषय विशेष पर, या कोई लेख है, कोई काव्य है, महाकाव्य है, उसका जब हम मर्म लिखते हैं तो उसे भी कहते हैं ना, भाष्य लिख दिया है। क्या लिखा है? भाष्य। उसे भी हम क्या कहते हैं? टीका कह देते हैं। तो तिलक हो गया, व्याख्या हो गई। ठीक है, और सिंदूर जो है वह सिंदूर से टीका लगाया जाता है, तो हम धब्बा को भी क्या कहेंगे? टीका कह सकते हैं। कि आपने क्या छोड़ दी? एक छाप छोड़ दी। तो इसका अर्थ, सही उत्तर क्या होगा? कि जो इसमें से हमें यह देखना है कि कौन सा अनेकार्थी शब्द में नहीं आएगा। तो सा इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। याद रहेगा। तो सिंदूर इसका अर्थ नहीं है। चलिए अगला आ जाते हैं। अगला लिखा है तारा। तारा क्या है? अब इसमें से आपको पर्यायवाची, और कोशिश करें कि आप कमेंट्स में बता सकें। यदि आपको कोई चीज़ पता है तो उसे आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि जब आप वीडियो देख रहे हैं तब आपको उत्तर नहीं पता है, तो आप प्रयास करें कि आप कमेंट्स में करके देखें कि हम कितने हद तक सही हैं, क्या मुझसे यह प्रश्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो दूसरा क्या है हमने, अगला प्रश्न कि तारा के अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। तो सबसे पहले लिखा है बाली की पत्नी। तो बाली की एक पत्नी थी, जैसे बृहस्पति जी की 3 पत्नियां थी। कितनी थी? 3 पत्नी। एक का नाम क्या था? तारा था। ठीक है, दूसरा बाली की पत्नी का नाम भी क्या था? तारा था। ठीक है, नक्षत्र को भी हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। लेकिन ध्रुव क्या है? ध्रुव क्या है? ध्रुव किसी एक तारे का क्या है? नाम है। तो हम कहते हैं ना ध्रुव तारा, तो उसका एक क्या है? नाम है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? दा। उत्तर क्या हो जाएगा? दा। अब फटाक से इसको आप ये वाला प्रश्न देखें और इसका उत्तर लगाने का प्रयास करें। कमेंट्स करके बताएं फटाक से कि इनमें से कौन सा आपका, ठीक है, कोश का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, एक है खजाना, दूसरा है म्यान, तीसरा है खाली और चौथा है स्थान। ठीक, कोश का अर्थ क्या होता है? संग्रह, खजाना। ठीक है, तो खजाना होगा। खाली अर्थात कोई रिक्त स्थान है, रिक्त जगह है, उसे भी हम क्या कहते हैं? कोश। ठीक है, तीसरा है दा, तो किसी स्थान विशेष को भी हम क्या कहते हैं? कोश कहते हैं। लेकिन मयान, मयान मतलब तस्कर, तस्कर जहां बाण रखे जाते हैं, तो यह उसका उत्तर होगा कि इसमें से कौन सा अनेकार्थी शब्दों में नहीं है। तो याद रखिएगा कि मयान इसके अंतर्गत नहीं आएगा। कोश के पर्यायवाची या कोश के अर्थ में मयान का प्रयोग नहीं होता है। चलिए अगला क्या है? जर। कई बार पढ़ा होगा ना, जर जोरू और जमीन की लड़ाई है। तो इसे बताइए क्या होगा जर का अर्थ? चलिए आ जाते हैं। तो जर का मतलब क्या होता है? धन भी होता है। संपत्ति के संदर्भ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जर का अर्थ होता है जर्जर, मतलब जो क्षुब्ध हो चुका है, बिगड़ चुका है, टूट फूट हो चुकी है, उसे हम भी जर के संदर्भ में प्रयोग करते हैं। तो दूसरा जर मतलब बुढ़ापा के संदर्भ में भी हम करते हैं, बुढ़ापा, इसलिए जरा भी है।
जल के संदर्भ में भी जड़ का प्रयोग करते हैं। जड़ के संदर्भ में जड़ का बिगड़ा हुआ रूप है ना, अगर आप कहें तद्भव रूप अगर देखा जाए तो जड़ का क्या हो जाता है, जड़ हो जाता है ना। कई बार कहते हैं ना, देसी भाषा में हम लोग आम बोल चाल की भाषा में हम कहते हैं जड़ में मत रखो कोई भी चीज। जड़ मतलब नजदीक, बिल्कुल पास में रख दिया। तो आप याद रखिएगा, जड़ के संदर्भ में भी हम क्या कहते हैं, जड़ का प्रयोग। तो इसका अर्थ क्या है, जमीन इसका सही उत्तर होगा कि जमीन जो है, ठीक है, वह जड़ के संदर्भ में जमीन का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात जड़ का अर्थ जमीन नहीं होता है। चलिए अगला आ जाए, क्या लिखा है, तो ठीक है, चलिए ये प्रश्न गलत है, क्या होगा, कंदल होगा, कंदल। जल्दी बताएं इसका अर्थ क्या होता है, कंदल का अर्थ क्या होता है। देखिए, कंदल का मतलब होता है जो मुख्य रूप से उसके लिए प्रयोग होते हैं जो भूमि के नीचे हो, उसके संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं जिमी कंद खाते हैं, जिमी कंद, जिमी कंद का हम प्रयोग करते हैं जो जमीन के नीचे उगे। कोयला कहाँ होता है, जमीन के नीचे, ठीक है। सोना कहाँ होता है, जमीन के नीचे। कमल कहाँ होता है, जमीन के ऊपर। अब आता है कलह। कलह का प्रयोग भी कंदल के संदर्भ में किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमल। कमल इसके अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा। चलिए अगला क्या है, एन। एन शब्द का आपको अनेकार्थी कौन कौन से शब्द हैं ये बताना है आपको। ठीक है, आपने ऐनक का नाम सुना होगा। ऐनक क्या होता है, चश्मे को हम क्या कहते हैं, ऐनक कहते हैं। कई बार हम कहते हैं ऐन वक्त पे उसने धोखा दे दिया। ऐन वक्त में क्या हो गया, मतलब ऐन मतलब उस उचित समय में, उचित या सही समय में, सही 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 समय की अगर मैं बात करूं, एन, एन के एन प्रकरण, हम जैसे भी, एन का प्रयोग हम जैसे भी के संदर्भ में भी हम करते हैं। आंख का भी इसका अर्थ होता है, घर भी इसका अर्थ होता है, कस्तूरी को भी हम एन कहते हैं, किंतु फल को एन नहीं कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे आ जाएं। अब लिखा है अरुण। अरुण का अर्थ क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा अरुणोदय। तो अरुण किस किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता है, या इसके कौन कौन से अनेकार्थी शब्द होते हैं, अरुण के और क्या क्या अर्थ निकलते हैं। देखिए, अरुण का मतलब क्या होता है समझिएगा। अरुण का मुख्य रूप से अगर देखा जाए, ठीक है, तो सिंदूरी रंग जो हो, या मैं कहूं लाल रंग के संदर्भ में मुख्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। अब चूंकि सुबह का जो सूर्य होता है जब उगता है, तो हम क्या कहते हैं, सूर्योदय के समय में अरुणोदय हो रहा है, क्या है, अरुणोदय कहते हैं। तो अरुणोदय मतलब सुबह का सूर्य कैसा होता है, लाल रंग का, सिंदूरी रंग का होता है। तो सिंदूर इसका अर्थ होगा। गरुण के संदर्भ में जो सूर्य का सारथी है, उसके लिए भी किसका प्रयोग होता है, अरुण का। ठीक है, साथ में सूर्य के लिए भी प्रयोग होता है। तो सूर्य के जितने पर्यायवाची होंगे सबके संदर्भ में अरुण का प्रयोग आप कर सकते हो। साथ में अंशुमाली होता है, अंशुमाली भी कहा जाता है। अंशुमाली भी सूर्य का ही एक पर्यायवाची। अंशु का मतलब क्या होता है, अंशु का मतलब होता है किरण। क्या होता है, किरण। माली मतलब माला के संदर्भ में या हार के संदर्भ में, मतलब ऐसा जो किरणों की माला पहने हुए हो, उसे हम क्या कह देते हैं, अंशुमाली कहते हैं। याद रहेगा। फिर सूर्य का सारथी है। तो इतने संदर्भ में हम अरुण का प्रयोग करते हैं। साथ ही आदित्य के लिए, आदित्य की अगर मैं बात करूं, अब आदित्य का प्रयोग हम अदिति की पुत्र हुए, अदिति, माता अदिति के पुत्र हुए देवता, है ना, और इसीलिए उन्हें आदित्य कहा जाता है। सूर्य और देवता दोनों के संदर्भ में आदित्य का प्रयोग होता है, ये याद रखिएगा। चलिए, तो यहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कि कौन सा नहीं है, तो ये याद रखिएगा, सिंदूर होगा, गरुड़ होगा, सूर्य का सारथी होगा, किंतु रात नहीं होगा। अगला अंतर। अंतर के बारे में आप बताइए, फटाक से आप चर्चा करें।
कि अंतर क्या है ना? कमेंट्स करके बताइए अंतर क्या होता है। अंतर, भेद, फासला, गैप, है ना, या व्यवधान, उसके संदर्भ में प्रयोग होगा। तो व्यवधान है, फासला है, ठीक है, भीतर, ठीक है। अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर्मन हम कहते हैं ना, तो भीतर के लिए मतलब अंदरूनी मामले के लिए, अंदर के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये तीनों के तीनों इसके क्या हैं? अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आएंगे, लेकिन आकाश का कोई अर्थ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए, जैसे हमने अभी आच्छादन को पढ़ा था, ढकने को पढ़ा था, तो अंबर, हम कई बार अंबर का प्रयोग करते, तो अंबर एक पर्यायवाची है, तो आप वहां पे अंबर भी लिख सकते थे। लास्ट वाले प्रश्न में अंबर भी हो सकता था, क्योंकि अंबर का अर्थ क्या होता है? आच्छादित करना, आवृत करना, ढकना, है ना। चूंकि आसमान ढका हुआ है ना, आवृत किया हुआ है पृथ्वी को, इसलिए उसे हम क्या कहते थे? अंबर। उसी प्रकार से वस्त्र हमारे शरीर को ढकते हैं, तो वस्त्र के संदर्भ में भी हम अंबर का प्रयोग करते हैं। तो अंबर आप शब्द जैसे लिखते हैं, तो आप सबसे पहले उस शब्द का अर्थ पता करें, है ना। जैसे कक्ष, अब कक्ष का अर्थ बताइए फटाक से। कक्ष किसे कहते हैं आप लोग? कमेंट्स करके बताइए मुझे कि कक्ष कौन कौन सा इनमें से पर्यायवाची होगा कक्ष में। एक क्या लिखा है? कांच, दूसरा लिखा है कोश, कांख, है ना। चलिए, तो कांच का अर्थ है कि देखो, कक्ष का मतलब क्या होता है? कमरा, इसके संदर्भ में प्रयोग करते हैं, है ना। किसी कक्षा मतलब किसी सीमा में बंधा हुआ, है ना, उसे हम क्या कहते थे? चार दीवारी से घिरा हुआ, तो कक्ष, ठीक है। तो कांच को भी कहा जाता है, कोश को भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोश को भी कहा जाता है, ठीक है, सॉरी, कोश को कह रहा हूं। कांच, कांख को कहा जाता है, और श्रेणी को भी क्या कहा जाता है? कक्ष कहा जाता है। तो इसमें क्या नहीं है? कोश। कोश मतलब क्या होता है? धन, संपत्ति, इसके संदर्भ में प्रयोग होता है। अक्ष किसी स्थान विशेष का, या जो बेस है, आधार है, जो किसी सीमा से बंधा हुआ है। जैसे कहते हैं ना, सूर्य की एक कक्षा है, तो कक्ष उसे हम क्या कहते हैं? एक सीमा, एक परिधि में बंधा हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? कक्ष। तो कमरा हो, कक्ष हो, ठीक है, कांच हो, कांख हो, श्रेणी हो, इनके संदर्भ में हम किसका प्रयोग करते हैं? कक्ष का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है? कनक। कनक, ले चला तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। एक पंक्ति आती है, जब आप अलंकार पढ़ोगे तो समझ में आएगा, है ना। अन्योक्ति अलंकार आप पढ़ोगे तब उसमें भी समझ में आएगा। देखिए, अनेकार्थी शब्दों का सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं कहूं कि हम अनेकार्थी शब्द को क्यों पढ़ना है, तो केवल इसलिए नहीं कि मुझे शब्दकोश पता हो, या पर्यायवाची मुझे बन जाए, या शब्दों के अर्थ मुझे बन जाए, तो मुझे, अगर आपको अनेकार्थी नहीं आएंगे तो आप श्लेष अलंकार में कभी प्रश्नों के सही उत्तर नहीं लगा पाएंगे, उसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए, कनक का अर्थ क्या होता है? कनक आपने स्वर्ण पढ़ा होगा, ठीक है। हेम, हेम का अर्थ भी होता है कनक। कंचन हम कह सकते हैं, कंचन, ठीक है, ये कनक के अर्थ है। ठीक, कई जगह पर आपको आटा मिलेगा, अर्थात गेहूं के संदर्भ में जब भी आप प्रयोग करोगे तो आटा, ये ले चला तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। तो कनक का मतलब क्या है? गेहूं। गेहूं को ऐसे लेके जा रहा है जैसे भिक्षुक क्या लेके जा रहा है? स्वर्ण लेके जा रहा है। तो वहां पे इसका प्रयोग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। खजूर को भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? खजूर को भी कनक कहा जाता है। अब सूर्य, देखिए सूर्य जो है, ठीक है, वो लालिमा लिए हुए है, ठीक। और कनक का एक्चुअल में शुद्ध रूप के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो आटा, ठीक है, चूंकि इसका रंग कैसा होता है? गेहुआ, और गेहुआ मतलब पीले से कलर का, इसलिए कनक के कई बार संदर्भ में ये प्रयोग हुआ जाता है। साथ में पलाश को भी क्या कहा जाता है? कनक। लेकिन कनक मुख्यतः जो अर्थ है जिसके लिए प्रयोग हो जाता है, मतलब ये गौण पर्यायवाची है, और ये मुख्य पर्यायवाची जो मैंने आपको लिखा, या इसके अर्थ जो निकलते हैं अनेकार्थी शब्दों में, तो इस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। अब कंचन का अर्थ क्या होता है? कंचन शुद्ध, साफ, पवित्र, तो उसके संदर्भ में प्रयोग होता है। तो कनक, चूंकि स्वर्ण कैसा होता है? शुद्ध होता है ना, सोना तप के बनता है ना, खरा सोना कब बनता है, तो उसे हम इसलिए स्वर्ण कहते हैं। पर सूर्य का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये तीन आप याद रखेंगे, आटा, पलाश और खजूर, ये तीनों होते हैं, ठीक, और साथ में ये भी है। चलिए आगे बढ़े। चलिए, आज इतने ही प्रश्न थे, तो आशा करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा।
पर्यायवाची शब्द हों, अनेकार्थी शब्द हों, विलोम शब्द हों, शब्दकोश से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपकी 15 नंबर की हिंदी आनी है तो उस पर आपको कई बार पैसेज लिख के आएंगे, गद्यांश जब लिख के आता है या पद्यांश लिख के आता है, उसमें से पर्यायवाची शब्द पूछ लेता है। यदि शब्दों के बारे में आपको शब्दगत अर्थ अगर पता है, शब्दकोश अच्छा है, आपके लिए कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा की अगर मैं बात करूं, यदि आपका शब्दकोश अच्छा नहीं है, उस भाषा को सीखने में, पढ़ने में आपको कठिनाई जाएगी। धीरे धीरे है, 2-2, 4-4 शब्द करके आपको पढ़ना है। पर्यायवाची पढ़ लें, 4 पर्यायवाची रोज लिख लें, सुबह शाम पढ़ लें, दूसरे दिन पुनः फिर पुराने 4 को पढ़ के नए 4 लिख लें। विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, एकार्थी शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, समुच्चारित भिन्नार्थ शब्द है। जैसे पिछली कक्षा में बना कि अब यहाँ पर लिखा है एक जरा, दूसरा लिखा है जरा। अब इस तरीके से एक लिखेगा आपको अंश, एक लिख देगा आपको अंश। दोनों में है कि इस अंश का अर्थ क्या है, इस अंश का अर्थ क्या है, इस जरा का अर्थ क्या है, इस जरा का अर्थ क्या है। तो आप जब ऐसे समुच्चारित शब्दों को पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको इनके उत्तर पता है तो थोड़ा सा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, आगे भी ऐसे सेशन आते रहेंगे। पर्यायवाची, विलोम शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब से मैं प्रश्न कोशिश करूंगा कि सभी के सभी टॉपिक आपके कवर करा दूं। जहां से आपको जो भी गलतियां हों, लगभग मैं कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं, है ना, प्रैक्टिस कराते समय। तो प्रयास मेरा हमेशा से यही रहा है कि आपको अच्छे अंक मैं दिला सकूँ। आज के सेशन के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।